हाँ जी, आगे चलिए आगे हैं। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र को आज के इस वीडियो में पूरी कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ हम इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न पत्र है, रसायन विज्ञान हम पढ़ने वाले हैं। इतना बेसिक बात है, आपको तो पता ही होगा कि नाम अनुक्रमांक लिखना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है, 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है। चलिए ठीक ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं, तो इस प्रश्न पत्र को बिल्कुल तैयार कर लें, याद रखेंगे। तो यहां पे चलिए अब एक एक करके हम प्रश्नों को हम देखते हैं जी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा, ये तो बात आप जानते हैं कि 6 नंबर का 6 हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, मतलब 6 मार्क्स का। तो चलिए जी एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि क्षारक आरएनए में नहीं होता है, मतलब जो क्षारक, इनमें से कौन सा क्षारक है जो आरएनए में नहीं होता है। तो एक बात याद रखेंगे, आरएनए यहाँ पे ए कह रहा है, आरएनए में नहीं होता है। तो जो याद रखेंगे, जो थायमीन होता है ना, वो आरएनए में नहीं होता है। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है। तो जो डीएनए है ना, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो याद रखेंगे डीएनए में कौन सा जी, यूरेसिल। यहाँ पे यूरेसिल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, आरएनए का क्षारक नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब क्षारक जो है वो आरएनए में कौन सा नहीं होता है, तो थायमीन नहीं होता है, और डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो यूरेसिल, ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा आता है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाते हैं। याद रखेंगे, जब भी ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करेंगे ना, तो एजी बनाते हैं जी। एजी मतलब रजत दर्पण का निर्माण करते हैं। रजत दर्पण कौन सा है जी, एजी यहाँ पे है ना, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, सिल्वर। चलिए ये 3 आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं जी। सभी एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। यहाँ पे फिर से हमारा आता है नेक्स्ट कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो ग्लूकोज में याद रखेंगे प्राथमिक जो एल्कोहलिक समूह होते हैं उनकी संख्या वो कितनी होती है जी, तो 4 होती है। इस बात को याद रखेंगे। किसमें कह रहे हैं, ग्लूकोज में हम कह रहे हैं 4 क्या होती है, एल्कोहलिक समूह होता है। आपको तो पता ही होगा ना, ग्लूकोज का क्या होता है स्ट्रक्चर, CHO, और फिर से क्या होता है, CH2OH होता है, और 4 इस तरीके से बंद होते हैं, OH, OH, H और OH, H और फिर से OH, फिर से H और H, इस तरीके से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 4 एल्कोहलिक समूह है कि नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 एल्कोहलिक समूह है। तो वही तो 4 एल्कोहलिक समूह होते हैं। देखिए ये सब डीप वाली बातें हैं जी, जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। जब हमने ग्लूकोज पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया है। अगला आता है एमिनो अम्ल में निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई होती है। तो क्या होती है जी, तो एमिनो अम्ल में निम्न मतलब इनमें से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, विटामिन है, प्रोटीन में जो संरचनात्मक इकाई होती है, तो वो किसकी होती है जी, वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। तो प्रोटीन आप याद रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे ये हमने क्वेश्चन बहुत सारे, एक और इससे पहले भी मॉडल पेपर कराया था, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था कि आसुत या शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो कितना होता है जी, तो आपको तो इतनी बात पता ही है क्या होता है जी, 55.56 होता है। तो आशा करता हूं इतनी बात समझ गए हैं। ये हमारा 6 नंबर का 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहां से अब हमारा जो स्टार्ट होता है, समझिएगा, देखिए अब यहां से बात को आप समझना है। यहां पे थोड़ा सा मैं ऊपर कर ले रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। बात यहाँ पे ये समझने वाला है। अब जो हमारा यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, मतलब 8 नंबर का अब हमसे यहाँ से पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का। देखिए 4 क्वेश्चन है ना, क, ख, ग, घ, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण और संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पहला हमारा क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन द्विक लवण को ही हम समझ लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम द्विक लवण को समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है।
सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे द्विक लवण। अब क्या होता है द्विक लवण, पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं वे यौगिक जो जल में अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात विलयन में सरल आयनों में विभक्त हो जाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। समझ में आ गया कि ऐसे कोई भी यौगिक होगा, ऐसा कोई भी यौगिक जो अगर हम उसको जल में घोलेंगे ना तो वो सरल आयनों में टूट जाएगा, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड, जैसे NaOH हो गया, NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है, द्विक लवण है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है संकुल यौगिक। अब संकुल यौगिक का मतलब कि ऐसे यौगिक जो विलयनों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, अस्तित्व बनाए रखते हैं कहाँ, अर्थात कहने का मतलब है कि जलीय विलयन में यह साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते, मतलब जलीय विलयन में ये टूटेंगे नहीं, ठीक है ना। जल में घोलेंगे तो ये टूटेंगे नहीं, विघटित नहीं होंगे, विभक्त नहीं होते हैं, ठीक है, विभक्त नहीं होते हैं, तो उसे संकुल यौगिक कहते हैं या जटिल यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। या हम उपसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। संकुल यौगिक का एक और नाम है जिसे हम उपसंयोजक यौगिक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल जैसे दे सकते हैं को K4 और FeCN का होल 6, ये एग्जांपल आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इतना समझ गए ना, पहले क्या कि देखिए द्विक लवण और संकुल यौगिक क्या होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, दूसरा हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है। मतलब संक्रमण जो तत्व हैं उनकी परमाणु त्रिज्या अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग होती है, मतलब घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो वही कहा जा रहा है कि श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है, ये हम डिस्कस करेंगे अभी। फिर से आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसको भी बताएंगे। फिर अंतिम आता है कोलराउस का नियम क्या है, इसका अनुप्रयोग लिखिए, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। सबसे पहले अब हम पहले ख को सॉल्व करते हैं, फिर से ग को, ठीक है ना, घड़ी ग को, उसके बाद ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला आता है हमारा संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना, किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, अब ध्यान से आपको समझना है जी, ठीक है। देखिए अब हमारा आता है यहाँ पे कि संक्रमण तत्वों की परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, देखिए संक्रमण तत्व जो होते हैं तो उसमें क्या होता है, यदि आप बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु जो क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। या आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे भी आएंगे ना तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और जहां पर भी परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना तो वहां पर जो परमाणु का आकार छोटा होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी हो जाती है। परमाणु जो त्रिज्या है वो क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो जब भी वही बात यहाँ पे बताया गया है कि सामान्यतः ये डी ब्लॉक तत्वों के लिए हम बता रहे हैं कि सामान्यतः एक विशिष्ट श्रेणी, एक विशेष श्रेणी में से संबंधित संक्रमण तत्व, ठीक है ना, संक्रमण जो तत्व है जिसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने पर के साथ साथ घटती जाती है, ठीक है ना, घटती जाती है। मतलब हमने कहा ना कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है ना तो परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, ठीक है ना, यही बात है जी। अब क्यों घटती है अगर कोई पूछ दे, तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल वहां पे ज्यादा लगेगा, तो उसी कारण परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, क्या आकर्षण होता है, ये सब आप डीप में पढ़े होते तो आपको समझ में आता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं तो थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे, तो नाभिक पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये नाभिक इन दोनों पर बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पहले ये दो थे तो
दो थे ना तो ज्यादा आकर्षण नहीं लगता था, परंतु अब ये सभी इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, तो ये नाभिक सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी थोड़ी तो पास जाएंगे ना, तो पास जाएंगे तो इनकी कक्षाएं भी तो पास जाएंगी, और जब कक्षाएं पास जाएंगी तो ये इनकी आकार छोटी होगी, और जैसे ही परमाणु का आकार छोटा हो गया तो त्रिज्या भी तो छोटी हो जाएगी। तो यही बात है जी, ठीक है ना। इस पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन हमने बहुत पहले किया हुआ है, जब आप टॉपिक पढ़े होते हैं ना बेसिक से, तो आपको पता चलता है। तो ये समझ के अब हमारा फिर से आता है जो क्या है जी, अब आता है हमारा कोलराउस का नियम। अब कोलराउस का नियम क्या है समझिएगा। यहाँ पे कह रहे इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। अच्छा, एक बात बता दूं, ये मॉडल पेपर जो ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है, तो इससे आपको जानते हैं ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा। इससे बेनिफिट ये होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कोलराउस नियम पता है। अब क्या है कि वो पढ़ रहे हैं तो उनको आसानी से रिवीजन भी हो जा रहा है। इसलिए मॉडल पेपर जब भी वीडियो आए, मॉडल पेपर को खास कर देखना चाहिए आप सभी को, ठीक है ना, क्योंकि ये संपूर्ण किताब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या बात बताया जाता है जी, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये हमारा एक क्या है, बर्तन है। ये क्या है जी, हमारा एक बर्तन है। तो इसमें क्या है, विद्युत अपघट्य घोला गया है, जैसे NaCl प्लस H2O, मतलब जल के साथ NaCl घोल दिया गया है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं जी, इसे हम कह सकते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं जी, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आता है लैम्डा EQ और यहाँ पे इन्फिनाइट, ठीक है, इक्वल टू होता है लैम्डा EQ इन्फिनाइट प्लस, ठीक है ना, अब फिर से यहाँ पे भी प्लस, फिर से लैम्डा EQ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इन्फिनाइट। ये एक फॉर्मूला होता है जी, जो कि आप सभी को ये फॉर्मूला याद रखनी चाहिए। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखनी चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि यही है ना, कोलराउस का नियम इसी फॉर्मूले पर ही बेस्ड है। अब इस फॉर्मूले को आप समझ गए तो आपको ये नियम आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है जी, इन्फिनाइट का अगर मतलब आप देखें तो अनंत होता है, अनंत, ठीक है जी। लैम्डा ये क्या है, देखिए ये है हमारा ना तुल्यांकी चालकता। ये क्या है, तुल्यांकी, लैम्डा क्या है, तुल्यांकी चालकता। EQ क्या है, तन्यता पर, मतलब अगर हम ये कहें ना तो ये EQ क्या है, तुल्यांकी, ठीक है ना, तुल्यांकी है। ठीक है ना, ये लैम्डा क्या है, ये चालकता है ओनली, ठीक है, तुल्यांकी कहने की आवश्यकता नहीं। तो अगर आप देखें तो ये अनंत है, ये तुल्यांकी है, और लैम्डा क्या है, ये चालकता है। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ना कि अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता कह सकते हैं कि नहीं। ये हम जानते हैं तुल्यांकी है EQ, लैम्डा क्या है, चालकता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत है। हिंदी में अगर बोलते हो तो हम कह सकते हैं अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता, ऐसे सब दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये धनायनों की तुल्यांकी चालकता है, ये है ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता। देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि कोई भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है, तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, जलीय विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है ना, तुल्यांकी चालकता, वो धनायनों की तुल्यांकी चालकता, ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है।
समझ में आ गया? वही बात लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही तो हम भी कह रहे हैं कि कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता धनायनों की तुल्यांकी चालकता ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारा कोलराउस का नियम, जो कि हमने आसानी तरीके से समझने का प्रयास किया है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है ना? यह बहुत बार हमने पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए दे ही दिया जाए आप सभी को। अब चलिए एक और हमारे यहाँ पे प्रश्न आता है न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 सेकेंड में, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 50 सेकेंड में पदार्थों की सांद्रता पदार्थों की जो सांद्रता है ना, वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। मतलब सिंपल सा कहे तो ये जो समय दिया है, यहाँ पे जो समय दिया है ना, वो हमारा टी हाफ मतलब अर्ध आयु काल का मान दिया है 50 सेकेंड, ठीक है ना? 50 सेकेंड अर्ध आयु काल का मान दिया है। हमें वेग स्थिरांक मतलब के का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना? ये हमारा नॉर्मल सा क्वेश्चन है जी। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको आसानी तरीके से बता देते हैं जी, ठीक है ना? चलिए तो इसको हम देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। ये हमारा ग नंबर क्वेश्चन था। ग नंबर क्वेश्चन हमारा अर्ध आयु काल का मान दिया है, अर्ध आयु काल मतलब टी हाफ का मान दिया है कितना? 50 सेकेंड। अच्छा, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि यहाँ पे हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना है, वेग स्थिरांक का। तो वेग स्थिरांक मतलब हमें के का मान ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूं ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं तो क्या आप इसको कर पाएंगे? यदि कर पाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाएंगे ना तो ध्यान से समझिए कैसे करते हैं जी। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है जी? अर्ध आयु काल का। अर्ध आयु काल। अब अर्ध आयु काल का जिनको फॉर्मूला नहीं पता उनसे मैं कहना चाहूंगा भैया अभी मेहनत करने की आपको जरूरत है, ठीक है ना? तो जब भी न्यूमेरिकल आता है तो वो आप वीडियो जरूर देखें, और उसमें जो न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा तो जो फॉर्मूले बताए जाएंगे उनको याद कर लीजिएगा। तो अर्ध आयु काल टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? टी हाफ इक्वल टू होता है 0.6932 बाई के होता है। ये हम फॉर्मूला अर्ध आयु काल का जानते हैं। अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं जी, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो अगर रखें तो टी हाफ। अच्छा एक और बात समझे, अगर हम इनका पाछांतर करें, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, और ये इधर से इधर आ जाएगा तो इधर गुणा है में, इधर आएगा तो भाग कराएगा। मतलब अगर हम सिंपल से कहें ना तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 0.6932 बाई टी हाफ, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? पाछांतर केवल हमने किया हुआ है, तो हम इसी फॉर्मूले पर रखते हैं जी। तो यहाँ पे हम देखें k इक्वल टू अब 0.6932, ठीक है ना? क्योंकि k का ही मान हमें ज्ञात करना है वेग स्थिरांक का, तो इसीलिए। और टी हाफ का देखिए मान है हमारे पास 50 सेकेंड। 50 सेकेंड दिया है तो 50 हमने इस तरीके से लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.6932, ये 50 को अगर हम चाहें तो 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऊपर और नीचे 10 का गुणा करा देते हैं, ऊपर और नीचे हम 10 का गुणा करा देते हैं, करा सकते हैं ना? क्योंकि अभी भी हम काटे 10 से 10 तो ये तो कैंसिल हो गए, तो अभी तो इतना ही है ना। तो अगर हम कराते हैं तो बेनिफिट क्या है, ये 10 इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 अंक इधर आ जाएगा तो 6.932 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। और यहाँ पे देखिए 1 है, इस पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 10⁻² हो जाएगा। इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.932, अगुड़े ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 5 हो गया। अब मैं आपसे ओनली ये कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं जी, बात को समझिएगा।
मैं आपसे कह रहा हूं कि 5 से आप इसमें भाग दे दीजिए। तो यदि आप 5 से इसमें भाग दे देते हैं तो 5 एकम में 5 मतलब एक बार में तो जाएगा 1 पॉइंट, आपका आंसर जो आ जाएगा 1.38, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻²। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। भाग देकर आप इसमें देख भी सकते हैं 1.38 इंटू 10⁻² आ जाएगा बेग स्थिरांक। अब बेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स ही तो होता है ना। ये भी आप मात्रक याद रखेंगे, सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है ना। सेकेंड इनवर्स का मतलब -1, सेकेंड के ऊपर -1 होता है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बेहतर है जी, बेहतर। चलिए, समय थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेता हूं क्योंकि क्वेश्चन को पूरी संपूर्ण हम हल करा रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा दोस्त, टाइम लगेगा, बट हमें परेशान नहीं होना है, हमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। ये सब आपके एक दिन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए सब्र रखकर कभी भी स्टडी करना चाहिए। पेशेंस नहीं रखेंगे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ये सभी अब फिर से 2-2 नंबर वाले हमसे 4 क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। तो चलिए जी एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में, मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ पे वही बात हमने यहाँ पे उत्तर में, अब देखिए हमने क्या लिखा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो लिखिए ग्लूकोज एक क्या है, एल्डोहेक्सोज है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है जिसको हम डेक्ट्रोस भी कहते हैं। ग्लूकोज एक क्या है, एल्डोहेक्सोज है जिसे हम डेक्स्ट्रोस भी कहते हैं। जबकि फ्रक्टोज जो है ना, फ्रक्टोज एक क्या है, एक महत्वपूर्ण कीटोहेक्सोज है, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हमने मोस्टली ये जो पॉइंट है इसको याद रखेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है और जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहली बात मोस्टली आपको ये पॉइंट्स याद रखेंगे। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे अब उसकी बात संरचना हमें बनानी होती है। तो संरचना क्या हो जाएगा, अगर ग्लूकोज की हम बनाते हैं तो CHO, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे हम क्या रखते हैं, CH2OH हम रखते हैं जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये हमारा चार्ज क्या होता है, बंद होता है। और इसमें हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर हम, आपको तो इतना बात पता होगा कि OH, फिर से OH, फिर से H और फिर से OH ऐसे जुड़ा होता है। और इधर क्या जुड़ा होता है जी, इधर H, फिर से H, फिर से OH और फिर से H, इस तरीके से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। ये हमारा क्या है जी, ग्लूकोज है। देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, इतना बात आप याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये हमारा ग्लूकोज है। इसमें देखेंगे तो CHO समूह उपस्थित है, एल्डिहाइड समूह मतलब CHO समूह होता है। आपको इसको ये बात आप याद रखेंगे। देखिए ना, ग्लूकोज से संरचना हमने बनाया तो इसमें एल्डिहाइड समूह है। अगर हमने कीटोन का यहाँ पे समूह फिगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा जी, कीटोन के लिए CH2OH है, CH2OH। और उसके बाद यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, फिर से नीचे CH2OH हो जाएगा। ये हो गया ना। अब यहाँ पे 3 बंध यहाँ पे आप बनाएंगे, 3 एल्कोहलिक बंध यहाँ पे ऐड होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे, एक यहाँ पर OH, OH, फिर से H, फिर से इधर OH, फिर से H और H। इस तरीके से एल्कोहलिक बंध होते हैं जी, ठीक है ना। एल्कोहलिक बंध इस तरीके से होते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं जी, ये हमारा क्या है, ये है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉरी फ्रक्टोज है, तो यहाँ पे CO, यहाँ पे एक समूह आपको दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, कीटोन समूह है। और यहाँ पे CHO मतलब एल्डिहाइड समूह है। तो इसलिए हम कह रहे थे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है और फ्रक्टोज में कीटोन समूह उपस्थित होते हैं।
आशा करता हूं आप समझ के होंगे। मोस्टली आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। क्या याद रखना है, यहां से भी आप लिख सकना चाहें, यहां से लेकर यहां तक आप फिगर बना देंगे, काम कंप्लीट होता है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका आपको यही है कि देखिए OH है तो इसके जस्ट अपोजिट H लिखेंगे, इधर OH लिखे हैं तो इधर H हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको कंप्रोमाइज करके याद करना होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, बहुत बेहतर जी। ठीक है, अगला अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा हमारा कार्य है प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं शरीर में उनका कार्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन का हमें मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है, प्रोटीन का मुख्य हमें स्रोत पूछा जा रहा है और उनका कार्य मतलब उनका उपयोग क्या है ये हमें बताना है। इसको हम बताते हैं। फिर से आप टालुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं ये हमें बताना है, ठीक है ना। अंतिम फिर से रासायनिक समीकरण देते हुए विलियमसन ईथर संश्लेषण पर टिप्पणी लिखिए। तो ये हमें करना पड़ेगा। चलिए जी, सबसे पहले हम बताते हैं कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है और इसका उपयोग हम बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो देखिए यहां पर हम अब इसका सब 2-2 नंबर वाले हैं। तो प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो प्रोटीन के अगर हम स्रोत पे बात करें, चलिए जी, तो यहाँ पे देखिए दूध है, अंडा है, दाल है, मछली है, मांस है, मूंगफली है, सोयाबीन है। तो ये सभी आपके क्या है, प्रोटीन का स्रोत है। अगला इनका कार्य कहें या उपयोग हम कह सकते हैं तो जीव द्रव्यों के निर्माण में इसका उपयोग है, एंजाइमों के निर्माण में इसका उपयोग है, शरीर में ऊर्जा देने में भी इसका उपयोग है, उत्तकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये सब कुछ है, तो इस सभी को आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया प्रोटीन का मुख्य स्रोत और इसका उपयोग, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है कि आप टालुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें टालुइन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है, तो कैसे हम करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक हमने हेडिंग बनाया हुआ है। क्या हमने बनाया है जी कि आप टालुइन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप हमसे समझेंगे कि आप टालुइन को अगर हम लेते हैं, देखिए सबसे पहली बात, इसी क्वेश्चन को मुझे अभी भी याद है कि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार थोड़ा घुमा के भी कहता है कि बेंजीन से हमें कहते हैं बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करें, ऐसे भी कह देता है। तो दोनों आते हैं, तो इस तरीके से आप बनाइएगा। जैसे सबसे पहले हम बेंजीन रिंग को ले लेंगे, बेंजीन ले लेंगे, तो ये बेंजीन हमने लिया। अब बेंजीन को हम क्या करेंगे, मेथिल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। मेथिल क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करा देते हैं, AlCl3, मतलब उत्प्रेरक शायद नहीं भी लेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे ये होता है कि इतनी बात आप याद रखेंगे कि बेंजीन को लेंगे हम मेथिल क्लोराइड से हम क्रिया करा देंगे। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ पे आपको इतने बात पता ही है पहले से कि इसके चारों जगह पर यहाँ 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 सभी जगह हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये Cl से क्रिया कर लेता है। तो HCl ये सबसे पहले तो ये बाहर निकल जाते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो यहाँ पे H के जगह पर ये CH3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो जैसे ही ऐड होगा तो ये बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर यदि आपका CH3 जुड़ गया ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को टालुइन हम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, टालुइन कहते हैं, टालुइन कहते हैं, ठीक है ना। अब फिर से अब हम इसको क्या करते हैं, टालुइन को हम क्या करते हैं, जैसे टालुइन को ऑक्सीकरण करेंगे, ठीक है ना। अब टालुइन का हम ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 से, ठीक है ना। जैसे ही टालुइन का ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 से, हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे ऑक्सीजन निकलेंगे। तो ये यहाँ से 2 ऑक्सीजन जाते हैं और 2 हाइड्रोजन की इधर से निकालते हैं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से समझिएगा, ये बेंजीन हमारा है तो ये बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर C है तो C, यहाँ से 2 जाएंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 2 को निकाल देंगे और 2 की जगह पर ये 2 ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। तो 2 निकल गए हैं तो 1 हाइड्रोजन बचा, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और 2 जो हाइड्रोजन निकले हुए हैं, ठीक है ना, वो इस तरीके से H2O बन के बाहर निकल जाते हैं। तो ये साइड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन का, तो ये हम नहीं दिखाते हैं, ओनली यहाँ पे यही दिखाते हैं जो है बेंजोइक अम्ल। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल।
ये क्या है हमारा बेंजोइक अम्ल है, ठीक है ना। तो आप समझ के आप टालविन से बेंजोइक अम्ल हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर टालविन से ओनली कहे तो आप यहां से यहां तक बना लीजिएगा, केवल यही अभिक्रिया, यहीं से आप लिख सकते हैं कि टालविन इस तरीके से केवल एक लाइन में। या आप अगर बेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल कहे तो यहां से आप यहां तक लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली आप रिएक्शन लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है जी। अगला चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे तो पहले ले लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ठीक है। अगला हमारा फिर से आता है, यहां पे फिर से हमारा क्वेश्चन था कि विलियमसन ईथर संश्लेषण पर टिप्पणी आपको लिखने के लिए कह रहा था। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है समझिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड को लेते हैं। सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। तो जब हम सोडियम एथॉक्साइड को लेकर हम इसको क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है ना। सोडियम एथॉक्साइड को लेकर हम क्या करते हैं, एथिल आयोडाइड के साथ हम इसकी क्रिया कराते हैं। तो जैसे ही हम सोडियम एथॉक्साइड को लेकर एथिल आयोडीन से हम इसके क्या करते हैं, गर्म करते हैं इन दोनों को लेकर, तो यहां से क्या होते हैं, यहां पे समझिएगा, यहां से क्या होते हैं, यहां से समझिएगा C2H5O यहां से निकलते हैं, ठीक है ना। मतलब C2H5O निकलता है और यहां से फिर से C2H5 ये ऐड हो जाता है और यहाँ पे Na है, ये आयोडीन से क्रिया कराकर ये क्या बनाते हैं, NaI, ये बनाकर बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर का मतलब जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डाई एथिल ईथर का निर्माण हमारा हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि दो एथिल समूह है तो वही हम कह सकते हैं डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर, ठीक है जी। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड है, ये क्या है, एथिल आयोडीन है। तो जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो एथिल डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता नहीं मैं कैसे मतलब आपको बताऊं कि ये कितने सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, यदि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम लग रहा है दोस्त, तो 100% आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्त आपको, ये मैं कह दे रहा हूं। तो ये हमने चारों क्वेश्चन को देख लिया है। अंतिम हमारा आता है रासायनिक समीकरण देते हुए विलियमसन संश्लेषण, ये भी हमने देख लिया। आप टालविन से बेंजोइक अम्ल भी देख लिया, ये चारों हमने देख लिया। तो यहां से भी हमारे 2-2 नंबर मिला, तो 2 × 4 = 8 नंबर हमें यहां से मिल चुके हैं। 8 नंबर मिल गए ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, फिर से अब क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है जी। तो अब हमारा नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी लिखिए। अब नेक्स्ट समीकरण पर टिप्पणी हमें लिखना है, तो नेक्स्ट समीकरण क्या है जी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं नेक्स्ट समीकरण क्या है, तो नेक्स्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब सिंपल सा यदि हम बात करें तो E = E0 और फिर से E0 2.303 RT/NF log 1/mn+, ये हमारा मोस्टली ये फॉर्मूला होता है जी, जिसको आपको याद करना है, ठीक है ना। यही संबंध क्या है, नेक्स्ट समीकरण का संबंध है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मोस्टली 3 चीजों का संबंध बताया जाता है। वो क्या है, किसी धातु का इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे ये बात बताया गया नेक्स्ट समीकरण में कि नेक्स्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, कोई भी टेम्परेचर है तो किसी ताप T पर किसी का इलेक्ट्रोड विभव, कोई भी धातु है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 और किसी धातु आयन, किसी विलयन की धातु आयनों की सांद्रता में निम्नलिखित संबंध होता है। मतलब इसी को बताया जा रहा है, E0 और Mn+, इन्हीं में संबंध ये है जी,
ठीक है ना। तो वही बात लिखा गया है कि नेक्स्ट समीकरण के अनुसार किसी ताप T पर, कोई भी ताप अगर T है टेम्परेचर, तो उसमें किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव जो है E, इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता Mn+ में निम्नलिखित संबंध होता है। तो आशा करता हूं आपको नेक्स्ट समीकरण भी समझ में आ गया होगा। यह हमारा कितना नंबर का है जी? तो यह हमारा 3 नंबर का सब क्वेश्चन है, यह हमारा 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले आप समझ के हैं। दूसरा आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना है जी? 60 मिनट है। तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए जी, इसको हम कैसे करते हैं, चलिए हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप न्यूमेरिकल इसको कर पाएंगे? और नहीं कर पाते हैं तो मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको कैसे करना है ये हम बता दे रहे हैं आपको, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बेनिफिट आपको ही होगा। देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान दे दिया है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो T½ का मान हमें यहाँ पर दे दिया है जो है 60 मिनट, ठीक है ना। 60 मिनट हमको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है जी। तो मिनट को आप सेकेंड में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले इतना दे दिया है, हमसे पूछ रहा है कि 90% समय पूर्ण होने में कितना समय, 90% पूर्ण होने में कितना लगेगा, ठीक है ना। समय पूछा जा रहा है तो समझिएगा T½ का मान दिया है ना, तो T½ के लिए वेग स्थिरांक k का पहले मान आप ज्ञात कर लीजिएगा। कैसे ज्ञात करेंगे? तो k = हम जानते हैं 0.6932 बाई k होता है, तो बाई t होता है, सॉरी बाई T½ इस फॉर्मूले से ना आप सबसे पहले k निकालेंगे। जैसे ही k निकलता है तो k निकलेगा ना, तो अब देखिए, अब उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया से एक और हम फॉर्मूला जानते हैं जो है k = क्या होता है? 2.303 बाई t और फिर से log, ठीक है ना, और a/a-x होता है, ये इतना होगा जी। तो आपको सबसे पहली बात हमें किसका ज्ञात करना है? कह रहे हैं कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, जितना भी k का मान आएगा, k का मान जितना आएगा उसको आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। मान लेते हैं 2 आता है तो 2 आप सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर से ये 2.303 और यहाँ पे t, और t यहाँ पे 90% लिख देंगे क्योंकि 90% पूर्ण होने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। और log है तो log आप लिख देंगे a, मतलब यहाँ पे पदार्थों की सांद्रता कुछ भी दिया है, नहीं दिया है ना, तो वहां पे 90% पूर्ण होने में कह रहा है, तो इसका मतलब टोटल 100 होगा। तो a की जगह पर हमेशा हम 100 लिखते हैं, यहाँ पे a है तो फिर से 100 रखेंगे, और x मतलब वियोजन की मात्रा, तो कितना परसेंट हमें पूर्ण करना है? 90% ना, तो यहाँ पे हम 90 लिख देते हैं, 90, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए गुणा भाग अगर आप करते हैं तो अब नॉर्मल सी बात है, अब समझिएगा। देखिए यहाँ पर सब जगह अंक है, केवल t 90 का मान ज्ञात करना है। अगर t को हम यहाँ पर इसको पक्षांतर करें तो T½ यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे t 90% आ जाएगा। तो अब इसको केवल सॉल्व करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात आपका हो गया। अगला आता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के अल्कोहल में विभेदना कीजिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय के अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए दोस्त, मैं दिल से कहूँ ना, मैं पढ़ाता अदरवाइज, बट थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है अदरवाइज, तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों टॉपिक को आपको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं केवल अब बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए सब कुछ ले आया था, ठीक है ना, मैं बता भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय के अल्कोहल को परिभाषा करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए। प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसा अल्कोहल, यहाँ पे अगर आप समझें, चलिए यहाँ पे अगर प्राथमिक अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्रथम कार्बनिक परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को बताना है तो प्राथमिक अल्कोहल का मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें जो हाइड्रोक्सी समूह होता है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा CH3OH लिख लीजिएगा, या आप दूसरा लिख सकते हैं C2H5OH लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ET से और भी कर सकते हैं।
द्वितीयक एल्कोहल का मतलब क्या है? ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह जो होता है वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है ना, तो इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि CH3 और OH, ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को आप दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो क्या है, कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी समूह से दो क्या है, कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यही बात है जी। अगला आता है तृतीयक एल्कोहल। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। इससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे, जैसे कि CH3COH, फिर से CH3 और फिर से CH3। तो देखिए हाइड्रोक्सी समूह से 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, थोड़ा सा मुझे जाना नहीं होता ना तो तुम्हें पक्का कंप्लीट आपको कराता है, अदरवाइज थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि देखिए प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक केमीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए ये भी हम थोड़ा सा जल्द बता देते हैं आपको, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक केमीन। तो देखिए नॉर्मल से यहाँ पे बात ये है कि प्राथमिक केमीन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन परमाणु से केवल एक एल्काइल या एराइल समूह जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक केमीन कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो परमाणु है उससे केवल एक या तो एल्काइल समूह जुड़ा होगा या एराइल समूह, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन हम उसको कहेंगे जी। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे अगर एग्जांपल से हम कहें, ठीक है ना, समझिएगा बात को समझिएगा, जैसे CH3NH2, तो देखिए नाइट्रोजन समूह से एक ही एल्काइल यहाँ पे समूह जुड़ा है कि नहीं, तो ये प्राथमिक क्या कहलाएगा, प्राथमिक एमीन कहलाएगा। जैसे कि CH3CH2 और NH2, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एक ही ये एल्काइल समूह ना जुड़े हुए हैं जी, तो ये भी हमारा प्राथमिक एमीन ही कहलाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब प्राथमिक एमीन के एग्जांपल हो गए, 2 हमने बताया ओनली। और भी आप एराइल समूह के भी ले सकते हैं बेंजीन के साथ NH2 जोड़कर। अगला आता है द्वितीयक एमीन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु से केवल 2 एल्काइल या एराइल समूह जुड़े होते हैं, उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं जी। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 से तो CH3, फिर से CH3 और NH, तो ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल का हो जाएगा। फिर से दूसरा और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे C2H5 और NH, तो ये भी हमारा हो जाएगा जी। ठीक है ना, अगला आता है तृतीयक एल्कोहल। तो इसमें क्या होगा, 3 एल्काइल समूह या एराइल जुड़े होंगे, तो उसे हम तृतीयक एमीन कह देंगे जी। नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल देख सकते हैं CH3 और ये तीनों किससे, एक नाइट्रोजन से जुड़े होंगे, तो वही तो कह रहे हैं नाइट्रोजन परमाणु 3 एल्काइल या एराइल समूह से जुड़े होंगे, वो तृतीयक एमीन कहलाएंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए जी, ये 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, ये भी हमने यहाँ पे 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन थे, चारों को हमने कंप्लीट करा दिया। अब हम ये सब हमने कंप्लीट कराने के बाद अब यहाँ से जो हमारा ये क्वेश्चन आता है, ये सभी 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब आप समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है IUPAC नामांकन, तो उप शासन नियोजक यौगिकों का IUPAC नामांकन पढ़ लेना है आपको। कैसे पढ़ेंगे, लिखिएगा उप शासन नियोजक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, हमारी वीडियो मिली कि आप पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ लेंगे ना सब कर पाएंगे। अगला आता है परासरण और परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। परासरण दाब ब्रदर सर लिख कर सर्च कीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएंगे। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इतना आप बताने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा। अगला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण और उपयोग लिखिए। तो YouTube पे लिखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी ब्रदर सर, वीडियो आपको हमारी मिल जाएगा, वहां से स्टडी कर सकते हैं। अगला आता है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। तो YouTube पे लिखिएगा संक्रमण तत्व ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से संक्रमण तत्व को भी पढ़ सकते हैं। अंतिम हमारा अब यहाँ से जो छठा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर वाला आता है, इसको देख लीजिए। प्रयोगशालाओं में क्लोरोबेंजीन बनाने के रासायनिक समीकरण देते हुए भौतिक और रासायनिक गुण उपयोग लिखिए।
तो यहां से क्लोरोबेंजीन हमें बनाना है, तो ओनली आप लिखिएगा क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे हमारी वीडियो आपको मिलेगा, तो वहां से अच्छे से क्लोरोबेंजीन को आप सीख सकते हैं। या इसी में हमने अथवा में दे दिया है एथिल एल्कोहल, जिसे हम एथेनॉल के भी नाम से जानते हैं, तो ये भी आप बनाना सीख सकते हैं। यूट्यूब पे लिखिएगा एथिल एल्कोहल बनाने की विधि ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएंगे। 5 नंबर वाले हैं, दोनों आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे 5 आपको नेमिंग रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, इन 5 को आपको तैयार करना है, जैसे इटाइल अभिक्रिया, गार्टर कोच अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, रोजेमुंड अभिक्रिया, एल्डोल संघनन। कोई का भी नाम लिखकर अंत में ब्रदर सर लिख कर सर्च करेंगे ना, वीडियो मिल जाएंगे। नेमिंग रिएक्शन एक ही पर्सनली वीडियो में हमने कराया हुआ है, आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री रिएक्शन ब्रदर सर, तो हमारी वीडियो मिलेगा, तो वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पे देखिए, या तो ये लिखें या यहाँ पे अथवा में दे दिया है एल्डिहाइड बनाने की 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनके क्रियाओं को लिखिए। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि ब्रदर सर लिखेंगे तो वीडियो हमारी फिर से मिलेगी, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, एक टॉपिक को बताने में लगभग 25 से 30 मिनट तो लगेंगे ही, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में बताना। और पहले के टॉपिक हमने कराए हुए हैं, तो वो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे आता है केवल, मतलब क्या होता है जब, इस टाइप का रिएक्शन आपको दिया गया है। तो क्या होता है जब का जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमने करा दिया है, यूट्यूब पे लिखिएगा क्या होता है जब रिएक्शन ब्रदर सर, सर्च कर दीजिएगा, वीडियो हमारी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से एक ही वीडियो में कंप्लीट हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। अगला यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे, अथवा में ग्लूकोज की संरचना, मतलब संरचना की विवेचना कीजिए। तो लिखिएगा ग्लूकोज की संरचना ब्रदर सर, फिर से आपको मैं कह रहा हूं सभी टॉपिक को सर्च करके जो हम नहीं बता रहे हैं उसको आप पढ़ाई कर लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फिर से यहाँ पे ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां कह रहा है, तो ग्लूकोज बनाने की विधि इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए और इसका रासायनिक गुण लिखिए। तो एसीटोन बनाने की विधि कह रहा है, तो लिखिएगा एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि ब्रदर सर, वीडियो आपको मिलेगा, तो वहां से आप इन सभी का स्टडी कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर था जिसको हमने सॉल्व कराने का प्रयास किया है, आसानी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल आपका एक स्पेशल क्लास चलेगा केमिस्ट्री का, जिसमें हम 3 नंबर वाले सभी संपूर्ण किताब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको कराने वाले हैं। तो कल मिलते हैं, कल के लिए आप तैयार रहेंगे, कल के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि रेडी है या नहीं है, अदरवाइज तो केमिस्ट्री पर कल मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।